इंडिया के ऊपर। और मेरे भी ये इंटरेस्ट की है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन तो नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा, हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बड़ी वीडियो वायरल हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो थोड़ी देर समझ नहीं आई कि भी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश कैसे न्यूक्लियर ट्रीटी कर सकता है। वो कहते हैं जी हम गौरी मिसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाएंगे। इंडिया बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए ताकि वो इंडिया को डरा सके। अच्छा, इसमें ये प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान है। जो वर्ड है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल पॉलिसीज को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मालियाती इदारे कह रहे हैं। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है इसको हमने मजाक बना दिया, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजाक बना दिया। ये जी इस्लामिक बॉम्ब है। भाई नहीं, ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। माजी में पहले ये क्वेश्चन चलता रहा, आज से 20-30 साल पहले उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान इज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। नहीं है, ये आपका फ्रेंड है। हाँ। अगर तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो जरूर सीखें। तो हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उसकी इकोनॉमी का आप कंपैरिजन करें, उसकी जीडीपी का कंपैरिजन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसने आईटी सेक्टर में बड़ी, एक्सपोर्ट में बड़ी उसने रेवेन्यू जनरेट की है। देखिए, बांग्लादेश के अभी 2 महीने हुए हैं शेख हसीना वाजिद को गए हुए। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, एंड वी डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन बांग्लादेश इज गोइंग टू टेक इन कमिंग ईयर्स। तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो एचईसन से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन डीसी, टोरंटो में, लंदन में जाकर से देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों में रहते हैं, किस तरह के उनके लल्ले तरले हैं, उनकी जाबें क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, अपना कोई लोकल लीडर ढूंढें। अच्छा सर, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, हमारे पॉलिटिशियंस फ्रांस की एग्जांपल देते नजर आते थे, या इस तरह के कंट्रीज की, कि भाई वहां देखें किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन आज जो वहां पे कंडीशन है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो साहब, मेरी नजर में ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज द सेम। दुनिया में आज भी अगर देखा जाए तो जंगल लॉ मौजूद है। ताकतवर जो है वो कमजोर को प्रेस कर रहा है।
ये तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जहां भी होगा ये इसी तरह होगा। जहां मेजॉरिटी होगी वो माइनॉरिटी को ओप्रेस करेगी, सुप्रेस करेगी। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ यूरोप फ्रांस का मॉडल नहीं है, ये पूरे यूरोप का मॉडल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से वहां पे मर्दों की किल्लत हुई, फिर उन्होंने जिस तरीके से बाहर से अपनी जहां कॉलोनीज थी स्पेशली वहां से लोगों को ला के आबाद किया। दिस इज 21st सेंचुरी है, यू कैनॉट ट्रीट पीपल लाइक शीप्स और समथिंग। लेकिन आपने मेजॉरिटी की बात की, मिनॉरिटी की बात की, आपने बोला दुनिया में कोई भी ऐसी स्टेट है जहां पे मिनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट होगा, कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे। यूएस में क्या एक सिंगल लॉ नहीं है? क्या एक ही कानून के तहत मुस्लिम, हिंदू, ईसाई जो भी यूएस में रह रहे हैं, क्या वो एक लॉ को फॉलो नहीं करते, यूनिफॉर्म लॉ को? नहीं, यूनिफॉर्म लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन लॉ, मैं एक सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा कि जो आप देखते हैं, जो स्टैचू है उसका, जस्टिस का, उसकी आंखों में पट्टी होती है। मैं खुद एक बहसीते वकील आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ को, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मैं जब लॉ स्कूल में यहाँ पे पढ़ रहा था तो हमारी एक्सरसाइजेस होती थी, एक केस स्टडी दी जाती थी और उसके 3 जवाब मांगे जाते थे, जो कि तीनों के तीनों जवाब ठीक होते हैं। एक उसका एज ए डिफेंस अटर्नी उसका जवाब देना होता है, वो भी ठीक होता है। एक एज अ प्रोसिक्यूटर देना होता है, वो भी जवाब ठीक होता है। तीसरा एज अ जज उसका जवाब देना होता है सेम केस में, और वो जवाब भी ठीक होता है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन में फर्क होता है। अब मैं एक छोटी सी बात बताना, लास्ट इस पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ज्यूरी के सामने आपका केस जाता है, अगर ज्यूरी रेप है किसी खातून का और ज्यूरी के अंदर ज्यादा खवातीन है, तो अल्टीमेटली उनकी सिंपैथी जो वो खातून के साथ होगी। अगर किसी अफ्रीकन अमेरिकन, किसी काले का केस है, ज्यूरी के अंदर ज्यादा काले हैं, तो जाहिर है उसकी तरफ वो लीन करेंगे ज्यादातर। अगर मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब मैं यहाँ पे लॉ कर रहा था, हमें कानून लॉ स्कूल में ये बताया जाता था कि कोर्ट और ज्यूरी ऑलवेज स्टैंड विद द वीक पर्सन। एक बंदा, आप अगर आज केस करना चाहें, आप एप्पल के ऊपर केस करें तो ज्यूरी आपका साथ देगी, एप्पल का साथ नहीं देगी। आज आप टोयोटा गाड़ियों के ऊपर आप केस करें तो ज्यूरी और जज जो है वो आपकी तरफ ज्यादा सिंपैथाइजर होगा वर्सेस उस कंपनी के। तो ये जस्टिस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये किताबों की हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरे वालिद साहब वकील थे, 1958 में वो लॉ स्कूल गए, तो वो हमेशा ये कहते थे कि लॉ सिर्फ गरीब आदमी के कोई ख्वाब ही देता है, जस्टिस नहीं देता। आपको देखा है, एक दुकान का केस चलता है, 40-40 साल पाकिस्तान में चलता है। आज आपकी अदालतें सिर्फ एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए इस तरह लग रहा है जिस तरह पीटीआई की अदालतें हैं। सिर्फ उनको 5.5 लाख केस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सिर्फ उनकी तवज्जो एक केस के ऊपर है। तो मैं वो पूछता हूं, फिर जस्टिस किधर से आएगा? और बिल्कुल उसी तरह अमेरिका के अंदर हो रहा है। अब मैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की मिसाल देना चाहूंगा।